अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी सर्वे में पाकिस्तान की मौशी तरक्की में तेजी की रिपोर्ट जारी हुई है, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो दिन ब दिन बदतर। अवाम बदहाल और जुराइम की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। जहां सियासी सूरत हाल आए दिन इस्तेहकाम की तलाश में भटक रही है, वहीं हुकूमती जादूगर अलादीन के चिराग के मुंतजर नजर आते हैं। रमजान मुबारक में अशराए खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया जाए तो तारीख की बदतरीन सतह पर नजर आती है। देखने वाले थक गए और सुनने वाले भी बेजार हो चुके हैं। लेकिन इन फैसला साजों को एहसास ही नहीं कि वतन अजीज के गिर्द किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है। खजाना खाली है, कर्ज और सूद से मुश्कें कसी हुई हैं, तवानाई का बहरान रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत हो या फिर आर्सेनिक से भरे हुए खत हो, ये सिलसिला भी तवील होता जा रहा है। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया अफजल मरवत साहब आपके वक्त का। सर, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ में गेम ऑफ थ्रोन्स की जंग जारी है। आखिर क्या गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है बानी पीटीआई तक अंदर? ये जिम्मेदारी तो मीडिया पे ज़्यादा आती है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन आती है वो डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन में तफरीक करना मीडिया का काम है। आप देख रही हैं कि जो भी खबर आती है बाद में झूठी साबित होती है। अच्छा, तो लिहाजा खबर पे लपक के फ़ौरन चला देना, और ये वो लोग हैं जो अपने मखसूस मकासद के तहत डिसइंफॉर्मेशन को फीड कर रहे हैं। तो शेर साहब, असल इंफॉर्मेशन क्या है? रोज फोकल पर्सन सर क्यों तब्दील हो रहे हैं? आखिर कोई इख्तलाफात हैं या फिर आपको लेकर कोई क्लैशेस हैं जो लोग अंदर जाके उन्हें गलत प्रोपेगेट करते हैं? पहले तो लोग थे ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, जो और जब मिल गए तो साजिशें शुरू कर दी है। तो शेर अफजल साहब, आपको अफसोस नहीं होता कि फिर इतने मुश्किल वक्त में अगर आप खड़े रहे तो फिर अगर उसी पे भरोसा ना किया जाए और उसी के लिए साजिशें शुरू कर दी जाएं तो? मेरा गिला तब बनता ना जब खान साहब जो हैं वो मेरा साथ न देते। खान साहब जो हैं वो हर वक्त मेरी गुजारिशात को, मेरी राय को मुकद्दम रखते हैं, एहतराम करते हैं। और इसके अलावा जितनी शिकायत और ये कानों में जहरीली शिकायत डाली जाती हैं वो ब्रश साइड करते हैं। तो अगर बानी पीटीआई आपके साथ हैं और उनकी सपोर्ट आपके साथ है तो फिर वो फोकल पर्सन उनकी मर्जी से तब्दील नहीं हो रहे, इसका मतलब है? फोकल पर्सन कभी तब्दील हुआ ही नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब 4-5 इंटरव्यूज़ इस पे दे चुके हैं। ये नॉन इशू है। फोकल पर्सन क्या, ये अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी था। 6 लोगों को मिला सकते हैं खान साहब के साथ, खान साहब, और 6 फोकल पर्सन है, यानी एक फोकल पर्सन एक आदमी के मिलाने के लिए। तो ये कोई इशू है कि जी फोकल पर्सन रह गया, फोकल पर्सन नहीं रह गया? न मैंने फोकल पर्सन बनने की इस्तेदा की थी, न मेरी ख्वाहिश थी। और मैं अगर किसी को मिलाना चाहूँ, मेरे पास अदालती फोरम है और बहुत सौ को मैंने मिलाया है। मैं फोकल पर्सन रहूँ या न रहूँ, मैं हर वक्त पीटीआई के लीडर्स को मिलवा सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा, क्या इसमें हकीकत है कि मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकला धड़े को इस्तेमाल किया गया और जैसे ही रिलीफ मिलने के इम्कानात शुरू हुए तो सियासी लोगों ने उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया? क्या ये पार्टी पॉलिसी है या किसी कशमकश का नतीजा है? पीटीआई में एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, खान साहब मकाम देता है कारकर्दगी की बुनियाद पे, चाहे वकला हो या सियासी क़यादत हो। जो काम करेगा उनको मकाम मिलेगा। बाकी कोई अपनी जगह पे वैसे ही पुदकता है और काम नहीं करता है तो वो वहीं का वही रहेगा। अच्छा मरवत साहब, आपके नाम पर पार्टी में काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा रहता है, या शायद ही कोई ऐसा पार्टी इजलास हो जिसमें आपके नाम पर बहस नहीं होती। आखिर पार्टी की सतह पर आपकी मुखालिफत क्यों बढ़ती जा रही है अगर बानी पीटीआई को आपसे मसला नहीं है तो? फारिग लोग हैं।
आप समझते हैं कि वो आपकी जो जिम्मेदारियां जो आप निभा रहे हैं या जिस तरह डिफेंड करते हैं उसको वैल्यू नहीं करते, या आप उन्हें इस काबिल नहीं समझते? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं, वर्कर का दिमाग पलूट कर रहे हैं, वो पार्टी के और खान के दुश्मन हैं। हमें ज़रूरत है अपनी लीडरशिप पे वर्कर की क़ियादत को मुस्तहकम करने की, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है एहतजाज की, और एहतजाज के लिए लोगों को निकालना है। लोग, अगर लोगों का आप क़ियादत पे एतकाद कमज़ोर करेंगे तो कम लोग निकलेंगे। अगर आप क़ियादत का साथ देंगे तो लोग जोक दर जोक आएंगे। अब हमारे पास वाहिद हमारी साल्वेशन मजबूत एहतजाज में है। बाकी ये जो मीटिंग्स हैं, ये हो गया, फोकल पर्सन है, फलां ने ये कहा, ये सारी फालतू बातें हैं। असल चीज़ है कौम को निकालना, जलसे जुलूस करना, और आवाम को ज़हनी तौर पर इस चीज़ पे तैयार करना। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो जाहिर बात है सोशल मीडिया उसका एक ऐसा सोर्स है जिससे अवाम मोटिवेट होकर बाहर निकलती है और अवाम रिएक्ट भी करती है, और सोशल मीडिया आपके साथ है। लेकिन जो आप पर इल्जाम लगाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो ये कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया ऑपरेट करने के लिए एक अलग टीम रखी हुई है। इस बात में सर कितनी सदाकत है? नहीं, मैंने कोई अलग टीम नहीं रखी है। मैंने ऐलान किया था कि मैं अपनी अलग टीम बनाऊंगा, और मैंने ऐलान किया कि मैं 10,000 लोगों को इनरोल करूंगा। ऐलान के 8 घंटों के अंदर 10,000 लोगों ने अपने आप को मेरे साथ इनरोल किया। अच्छा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाई, हम इस प्रोसेस में थे, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश मुझ तक पहुंचाई गई कि वो ये समझते हैं कि इस मौके पर कोई मीडिया टीम का बनना पीटीआई ऑफिशियल का काउंटर तस्वुर होगा, तो लिहाजा मुझे ये एडवाइस दी गई कि इससे इज्तिनाब करूं, जिसके बाद इस प्रोसेस को मैंने फौरन रोक दिया है। अच्छा, ऐसी भी इतलात मौजूद है, मुझे नहीं पता, आप इसको कंफर्म करेंगे, कि बानिए पीटीआई से जिन सियासी लोगों की मुलाकात हो सकती है उस लिस्ट में से भी आपका नाम निकाल दिया गया है? नहीं, मैं तो वकील हूँ, साफी तो नहीं हूँ। नहीं, सियासी, अब बैरिस्टर उमैर नियाजी के बारे में कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन में उन्होंने सेनेट की नशस्तों के लिए जोड़ तोड़ या लेन देन किया, और आप और बैरिस्टर उमैर नियाजी इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं। इसकी कोई खास वजह है, या फिर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? मुहतरमा, ये आप कैसे सवाल कर रही हैं? उमैर नियाजी का और मेरा सेनेट के इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये मतलब ये आप अब देखिए ना, अब ये आप वही काम कर रही हैं जो लोग हमारे खिलाफ गालियां निकाल रहे हैं, वही गालियां आप हमें सवाल की शक्ल में बता रही हैं। सर, सवाल करना तो मेरा हक है, और वो सवाल ही मैं आपसे कर रही हूँ, जैसे जो आपके बारे में ये सवाल देखिए ना, ये आप स्पेसिफिक सवाल करें ना, किसने कहा है? ये जराए जो हैं ये तो कंकाक्शन है। लेकिन सर, सारे मफरूजे तो जराए से ही बनते हैं ना सर, सारी बातें, सारी खबरें जराए से ही तो आती हैं। मुहतरमा, आपको सेनेट के 2 तो उधर सीटें हुई हैं, एक हामिद खान साहब और एक वादतुल मुस्लिमीन के जो फाउंडर हैं, और जो केपी में तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, तो बाकी हमारी सेनेट की सीटें कहाँ पे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पीटीआई और बहुत से सीनियर वकला की जानिब से अब डिमांड की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विसेज जजेस पर एक मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। आप समझते हैं कि ऐसा कमीशन बना दिया जाएगा तो कुछ खास फायदा होगा, क्योंकि माजी में जो कमीशन बनाए गए हैं उसका तो खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला? ये कमीशन का मुतालबा पीटीआई में किसने किया है? सर, बहुत सारे सीनियर वकला हैं, वो इस हवाले से कह रहे हैं कि आप इस तरह कमीशन बनाएं ताकि। मोहतरमा, आप जरा थोड़ा सा अपना होमवर्क किया करें। अब हमने तो कमीशन का कभी मुतालबा ही नहीं किया, हम तो कहें फुल कोर्ट इसको सुने। तो आप इसको डिनाई करते हैं कि कोई भी कमीशन का मुतालबा पीटीआई नहीं कर रही, कोई भी सीनियर वकला की जानिब से? नहीं, अब कमीशन, ये जो
केस है दारोमदार इस पे करता है कि रियासत की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, डिफेंस की तरफ से क्या जवाबात आते हैं। वो डिनाई करते हैं, वो अपालोजी करते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि आइंदा नहीं होगा। फिर तयन करना होगा कि इन इल्ज़ामात की तहकीक किस तरह होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे मुश्तमिल कोई कमीशन करें या इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट खुद ही शहादत का जायजा ले। अच्छा, जो खतूत का मामला है, बतौर कानूनदान आप क्या देखते हैं कि जजेस को जो धमकी आमेज खतूत मिल रहे हैं, उसके बाद 6 जजेस का भी खतूत जाना, कोई इसके अंदर आप मुमासलत देख रहे हैं? कोई सेम पैटर्न आपको नजर आता है? खतूत जो भी लिख रहे हैं वो एक चीज़ में कामयाब हुए हैं। जो 6 जजिस साहिबान का लेटर था और जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बना, वो तवज्जो हटाई जा रही है इन खतूत की तरफ, जिसका पहले ढकोसला खड़ा किया गया कि एंथ्राक्स हैं, और अब कहा जाता है कि जी नॉन इंजूरियस पाउडर है। तो आप सब क्या समझते हैं कि जहां पर हम ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी हालात है, वहां पर इस तरह के खतूत का कोर्ट्स के अंदर पहुंच जाना, और मैं आज अखबार में भी देख रही थी कि कैमरों का नस ना होना, तो आपका तो रोज अदालतों में आना जाना होता है, तो अगर इतनी मखतूस सूरत हाल है तो ये सिस्टम सर किस तरह आगे बढ़ेगा? सिस्टम तो सड़ा हुआ है, क्या अब सिस्टम में कुछ रह गया है? ये जिस सिस्टम में पूरा मैंडेट ही चूरे हुआ जाए, जेली वज़ीर आज़म और जेली सदर और जेली वज़राए आला बन जाए, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये तो फ्रॉड है, चीटिंग है, धोखाधड़ी है। फिर ऊपर से देखें ना, मुल्क में अनारकी है, पीटीआई की सारी क़ियादत, सारे एमएनए साहिबान बेचारे रोज़ाना अदालतों में पेश हो रहे हैं। एक की फैसलाबाद में, दूसरी की गुजरावाले में, तीसरी की डी खान में। काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। खुद मेरी यही हालत है, मुकदमात में पेश हो रहा हूँ और अदालतें जो हैं ये सारा तमाशा देख रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो धड़ल्ले से सब कुछ कराने के बाद कुछ सीटें इस तरह उन्होंने नून को दी कि जी रिकाउंटिंग के नाम पे अलाउ कर दी, और अब जो है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जाएं ट्रिब्यूनल्स में। 2013 में भी कमीशन तो बना था ना, नासिर मुल्क साहब का कमीशन, यही इलेक्शन के ऑडिट के लिए। तो अभी बना दें ऑडिट के लिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जज साहबान पे मुश्तमिल कमीशन बना दे। 5 दिन की कार्रवाई है, पूरे पाकिस्तान के तमाम इस आईनी कानूनी मसाइल का हल है, कि नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो इस जेली हुकूमत को आगे रखे हुए हैं और हुकूमत खुद भी बेख्तियार है। बिल्कुल सही। अच्छा शेर अफजल ज़रदारी साहब, एक पार्टी अमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर भी एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो बुनियादी तौर पे इस कमेटी का काम क्या होगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ इस कमेटी का काम पार्टी के तमाम कारकर्दगी को रिव्यू करना, तमाम जेली कमेटी बशमूल कोर कमेटी के फैसलों को एग्री करना, डिसएग्री करना, अमेंड करना और तमाम सिफारिशात मुरतब करके खान साहब को पेश करना। बिल्कुल सही। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम है, मेडिकल बोर्ड ने तो तफसीली चेकअप किया है और इस हवाले से कुछ खत्मी तौर पे नहीं कहा। आप क्या समझते हैं कि वाकई इसमें कोई हकायक मौजूद हैं कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है, या आप तक कुछ अंदरूनी इतलात पहुंची हो? बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो रवैया बनी गाले में रवा रखा गया है वो इंतहाई गैर इंसानी है, बुनियादी हकूक़ के मनाफी हैं, उनको काफ़ी तंग किया जा रहा है। उनकी तबीयत ख़राब हुई और जिसके बाद उनको महसूस हुआ कि खुराक में कोई चीज़ मिला के दी गई है, अपने इन शकूक व शुबात का इजहार किया। और जो खान साहब और उनके ख़ानदान के साथ 2 साल में हो रहा है, खान साहब की लाइफ पे अटेम्प्ट की गई, तो ये बईद नहीं था कि ये
गैर तबी तरीके से खान साहब या उनकी अहलिया को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। अब जो केसेस बाकी खान साहब पे रह गए हैं, काफी उम्मीद दिलाई जा रही है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। बतौर एक कानूनदान आप समझते हैं कि कुछ एक मेजर रिलीफ मिलने के रास्ते खुले हैं खान साहब के लिए? जो खान साहब को जिन मुकदमात में सजाएं दिलवाई गई, तोशाखाना केस था और एक तोशाखाना रेफरेंस था नेब का, एक इद्दत का केस था, एक साइफर का केस था, एक के बाद दीगर धड़ाधड़ इलेक्शन से पहले लोगों का माइंड और उनका पीटीआई के हवाले से नुक्ता नज़र ख़राब करने के लिए सूरत से सजाएं दिलवाई गई। और इस मकसद के असूल के लिए ट्रायल का जो है दड़न तख्ता किया गया, ना डिफेंस का मौका दिया गया, ना जरे का मौका दिया, हत्ता के वकला तक को खान साहब के निकाल दिए गए और सरकार ने अपने मर्जी के वकला मुकर्रर कर दिए। ये उस वक़्त उनको ज़रूरत थी कन्विक्शन की, कन्विक्शन तो हासिल कर ली, लेकिन एट द कास्ट ऑफ व्हाट? उन्होंने केस के अपने मेरिट हमारे हक में इतने बन गए हैं कि जब अपील में चंद हमों में हम बेंच को बताते हैं तो अदालतें भी हैरत का इज़हार कर रही है कि ये किस तरह के ट्रायल हुए। तो लिहाजा खान साहब की रिहाई दीवार पे लिखी हुई तहरीर है। अच्छा शेर अज़ीज़ साहब, राना सनाउल्लाह का जो हालिया बयान है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, वो लगता तो ऐसे है कि शायद उन्हें अपनी भी हुकूमत कमज़ोर नज़र आती है। वो कहते हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता था। आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें तदारुक हो रहा है इस बात का कि ये जो हुकूमत है ये एक वीक गवर्नमेंट है और PMLN के लिए मुश्किल हो रही है? राना सनाउल्लाह साहब ने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की तस्दीक की है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि फार्म 47 पे ये हुकूमत बनी है। उनको गिला है कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाने के चक्कर में पूरे फैसलाबाद डिवीजन में 9 के 9 सीटें PTI को दी गई, क्योंकि वही फार्म 47 तो इनके बाएं हाथ का खेल था, जहां पे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जीत गए फार्म 47 पे, तो राना सनाउल्लाह क्यों नहीं जीत सकता था? वो भी जीत सकता था, वो बेचारा इसी पे तो खफा है। लेकिन चूंकि उसका कन्फ्लिक्ट पैदा होता मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो लिहाजा खास कम जहां पाक की मिसदाक उन्होंने इनको 47 का फ़ायदा ही नहीं दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अभी आजकल मैं देख रही थी स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है, अशारियों में हुकूमत थोड़ा सा काम भी कर रही है, लेकिन जो असद कैसर साहब है वो कहते हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। यहाँ तक कि वज़ीर आला KP को भी उन्होंने कह दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है विफाक के साथ कोई ताल्लुक रखने की किसी भी तरह की। तो अगर इस तरह के बयान से इंस्टिगेट करेंगे वज़ीर आला KP को, तो सर वफाक में और सूबे में वर्किंग इक्वेशन कैसे बनेगी? वर्किंग इक्वेशन अगर वफाक बनाती तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी और IG दे चुके होते। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी तक निज़ाम ममलिकत KP में वही लोग चला रहे हैं जो 2 साल से KP में हालात और वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। असद कैसर साहब की बात इस हद तक दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत या किसी भी उसके झेली इदारे के साथ पींगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो हुकूमती बिजनेस हैं उसको चलाने के लिए जो रवैया मुनासिब रखना चाहिए वो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शेर अज़ीज़ साहब हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगी GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया सायरा आपका। सर बताइएगा, कुछ मुआशी इशारे अब बेहतर नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्या ये सिर्फ इशारियों तक आपको नज़र आता है या वाकई कुछ बेहतरी आप भी महसूस कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इशारे तो पहले भी काफ़ी बेहतर बीच में हुए थे, फिर उसके बाद रेजीम चेंज के बाद भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई थी और बड़े अच्छे-अच्छे इशारे हमें बताए गए थे
लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जो 16 माह में वो आपने देख लिया। देखिए, जहां तक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का ताल्लुक है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नाकिस इल्म, मुझे तो आज तक उसके उतार चढ़ाव में ना समझ आया। मैं उतार चढ़ाव या इशारिये की बेहतरी तब कहूंगी कि जब एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। यहाँ बिल्कुल पर सही। लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, जिस तरीके से बिजली के बिल आए हैं, अभी तो प्रॉपर उस तरीके से ना एसी चले हैं और ना वो इतनी शिद्दत से गर्मी, मेरे ख्याल में मुल्क के किसी इलाके में भी ऐसी गर्मी अभी हम्म। नहीं आई। और पीने का पानी लोगों के पास नहीं, रोजगार नहीं, लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं। तो मैं सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के चंद लोगों के इशारिये बेहतर होने को मुआशी बेहतरी नहीं कह सकती, अगर आप मुझसे पूछें। बिल्कुल सही। अच्छा, ईद के बाद ऑपोजिशन जमातों की जो अक्सरियत है वो एहतजाज का प्लान कर रही है, तो क्या जीडीए इन जमातों के साथ इत्तेहाद में शामिल होगी? और गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ ने जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का जिक्र किया था, इस अलायंस में क्या जीडीए की शमूलियत नहीं थी या होगी? मेरे ख्याल में होगी। अभी वो वहां पर हुआ था केपीके में, फिर अभी क्वेटा का हुआ है। जब कराची में आएंगे तो फिर बात, जो भी हालात है वो वाज़ेह हो जाएंगे। लेकिन ये कि हम लोगों का भी एहतजाज जारी रहेगा। हमारा हम्म। उससे पहले जलसा था, फिर वो रमजान और ईद की वजह से मौकूफ किया था, लेकिन अब वो ईद के बाद हमारा एक बदीन में जलसा होगा, फिर उसके बाद कराची में एहतजाज जारी रहेगा। हम्म। क्योंकि हम यहाँ सिंध में जो रिगिंग तो बहुत थोड़ा सा लफ्ज है, जिस तरीके से प्लेट में रख के सिंध दे दिया गया और अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया, हम उसके खिलाफ एहतजाज ही करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर कोई कैसे समझ सकता है कि मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और बाकी चीजों का भी आ जाएगा। आपने सियासी अवाम की मैंडेट का तो एहतराम करना था, हम्म। वरना तो आप मुझे बताएं कि जो इतने अरबों के 70 अरब के इलेक्शन हुए, इसकी क्या जरूरत थी कि जब रिजल्ट ही आप लोगों ने पहले ही अनाउंस करने थे और अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक करने थे। तो सायरा, आप समझती हैं कि अब चूंकि बज़ाहिर तौर पर दोनों ऐवानों में दो तिहाई अक्सरियत है हुकूमत के पास, तो इनके लिए किसी भी किस्म की तरमीम करना बहुत आसान हो जाएगी, जैसे एनएफसी है या और भी कोई मामलात हैं, तो चीज़ें गोया आसान तो हैं हुकूमत के लिए? जी, 2/3 मेजोरिटी किसी एक पार्टी के पास तो है नहीं। पीपल्स पार्टी की अपनी क्लियर इंच की मस्जिद होती है, जाहिर है उनका प्राइवेटाइजेशन पे उनका एक अपना मौकफ है, वो नहीं चाहती और मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करती है कि वो लेबर दोस्त, अवाम दोस्त जमात है, जो कि ऐसा है नहीं। और बाकी नून लीग, मैं नहीं समझती कि किसी भी पार्टी या जो इस वक्त सियासतदान इतने कॉम्प्रोमाइज किस्म के बैठे हुए, वो कोई फैसला खुद से या अपनी मर्जी से कर लेंगे। एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम, ये तो आप देखिए ना कि इन जो, अब अगर मैं सिंध की बात करूं तो ये 18वीं तरमीम और ये सारा कुछ उन्हीं के दौर में हुआ था। और अभी ये बातें चल रही हैं कि आईएमएफ से कर्जा तो वफाक लेता है, लेकिन सूबे अपना हिस्सा ले हम्म। जाते हो, फिर उसके बाद वो होता नहीं और भुगतना वफाक को पड़ता है। अब मैं नहीं समझती, अब देखिए अगर बाजू मरोड़ा जाए या किसी की कोई चीज हो जो आजकल ऐसे ही चलन चला हुआ है तो हो जाएगा, वरना अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि सियासतदान बैठ के मुल्की मसाइल का हल, या मुल्की मसाइल तो बहुत दूर की बात है, अवाम के मसाइल का हल तलाश कर ले, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये समझती हैं जो खतूत अब धमकी आमेज जजेस को मिल रहे हैं, एक जानिब तो वो खतूत हैं, फिर एक जानिब वो 6 जजेस के खतूत हैं, लेकिन ये सिलसिला उन 6 जजेस के खतूत के आने के बाद ही शुरू हुआ है, तो कोई इत्तेफाक आप इसमें महसूस करती हैं या फिर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता? पता नहीं, देखिए पहले तो हम लोगों के पास एक होती थी सबा इजी लोड वाली, फिर उसके बाद एक उम्मे हरीम आई, फिर उसके बाद अभी ये रेशमा है। नाम भी देखे कौन कौन सी खवातीन, कोई खानम या खातून खातून, इसी टाइप के खत आते हैं। मैं क्या समझती हूँ, पहले भी वो किया, क्योंकि हमारे मुल्क में जो होता आया है, जो मैं देखती आई हूँ, जो इन 5 साल में जो कहते हैं ना, इस चीज को बहुत करीब से देखा है, तो टाइमिंग्स बहुत अहम होती है कि किस टाइमिंग पे क्या करना है क्या नहीं करना। वो खत उन्होंने, जजेस ने चीफ जस्टिस को लिखा, पकड़ के एग्जेक्टिव कूद पड़े, जिनके खिलाफ उन्होंने बात की थी, हम्म। एजेंसीज और एग्जेक्टिव के खिलाफ। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे। भाई, आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाकर जिनके ऊपर ये इल्जामात हैं, या आप भी उनसे पूछ सकते हैं ना कि आपको किसने डराया या धमकाया। हम्म। बाकी ये जो खत दूसरे वाले धमकियां हमें आए, वो हम पता नहीं उसको कैसे देखा जाएगा। वैसे तो हमारे कराची में जब धमकी आमेज खत आते थे तो उसकी दहशत होती थी कि एक एनवेलप में बुलेट होता था और एक में पैसे लिखे हुए होते थे, फिर लोग डर के पैसे दे देते थे। हम्म। अब ये नहीं,
कि वो सफूफ क्या था, वो कौन सा सफूफ था, वो कोई फक्की थी, वो कोई चूरन था, या वो क्या था। बहरहाल जो भी था, हम लोग पाकिस्तान में कोई चीज असली होने की जो हम्म। तवक्को थी कि कुछ मिल जाएगा, तो बस देखते रहे किस चीज को दबाने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। अब आप देखें ना, फॉर्म 45 47 से भी आप हम सबकी तवज्जो हट गई। बिजली के जो होना था, सो फिर आपको आईएमएफ के लगता है मालदे कि की ये शराइत एक पर हुए, ऐसा हमारी उनसे भी। ऐसा प्लान आउट है कि जो इश्यूज हैं, जो आपके इश्यूज हैं या ऑपोजिशन के इश्यूज हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए सब किया जा रहा है? मतलब मैं ऐसे खुद से कह रही हूँ कि देखें, पिछले 8 10 दिन से जो भी प्रोग्राम कर रही हूँ उसमें इन्हीं खतूत का जिक्र है कि हम्म। भाई आप फिर इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों हैं। फिर तो एक बहुत हाई करेक्टर बंदा ऐसे ओहदों पर होना चाहिए। जिस वक्त आप देख लें, जिस वक्त जस्टिस मुनीर या जस्टिस मुश्ताक की बात करते हैं, तो ये सारा खड़ाक तो वहीं से फैला फैला ना, हम्म। मौलवी तमीजुद्दीन साहब के केस और फिर ये सब मार्शाल्लाह के बाद। तो उस वक्त भी ऐसे जजेस होते थे, जस्टिस कियानी साहब, उन्होंने, मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ कि जब ये सारे मामला देखे तो तमाम कोर्ट्स को एक खत गया था कि अगर कोई आप पर, कोई भी इदारा, किसी दूसरे हम्म। इदारे का बंदा आपके पास आता है, उनको इज्जत दें, लेकिन अगर वो आप पर दबाव डालने की कोशिश करें तो किक देम आउट। हम्म। ये तारीख में वो खत पड़ा हुआ है और उसके ऊपर यही अल्फाज थे। तो ये तो जजेस को सोचना चाहिए कि भाई, आप जब इंसान इतने बड़े ओहदे पर होता है तो फिर उसका कोई तकद्दुस भी होता है। बिल्कुल। अब पता नहीं अब मैं क्या अच्छा कहूँ। सारा, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने जो मुआयना किया उसमें कोई ठोस या वाज़े तौर पे वो इस हवाले से कुछ कंफर्म नहीं कर सके। हालांकि जहां पर वो रहती हैं वो उनकी अपनी सेफ प्लेस है, तो आपको इसमें कोई सदाकत नजर आती है? सुनिए, जब घरों में जाकर कैमरे भी लग जाते हैं, लोगों की विक्स में कैमरे चले जाते हैं, फिर पता नहीं और क्या क्या हो जाता है। और मैं इस पे क्या कह सकती हूँ कि जाहिर है ये तो तारीख में भी देखा है, बड़े कितने शख्सियात को जहर दिया गया। फिर जब बड़े मियाँ साहब जेल में थे तब भी उनको जहर देने का इंकशाफ हुआ। मरियम बीबी ने कहा, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स वगैरह गिरे थे और सारा कुछ हुआ था। हम्म। पता नहीं है, मैं अब इसमें क्या कह सकती हूँ। हम्म। बिल्कुल सही। अच्छा, तसद्दुक जलानी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं और वज़ीर भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर पीटीआई आज भी हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले, लेकिन पीटीआई असल में हुकूमत बनाना नहीं चाहती। तो ऑफर तो खुली दे रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा है, कोई भी और पार्टी ये बोझ लेने को तैयार नहीं होगी? नहीं जी, ये तो बहुत पहले ही कहा था अ, कि कोई वजीर आजम का ओहदा लेके घूमेगा और कोई उसको कबूल करने को तैयार नहीं होगा। जिस तरीके से ये सारा कुछ है, तो ज़ाहिर पीटीआई का अपना मौकफ है कि हम्म। उनके वो है कि उन्होंने अवाम का जो 2/3 मेजोरिटी उनके पास है, उनको जानबूझ के हराया गया। तो देखिए, जो बैसाखियों का सहारा होता है ना, वो बड़ा, उसमें बड़ी कॉम्प्रोमाइज सी हुकूमत होती है। हम्म। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको हमेशा यही होता है। फिर ये जो छोटी छोटी पार्टी होती है, ये बेसिकली छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये हम्म। वजन बराबर करने के लिए। वो नहीं हम्म। पसंद आया तो वो कभी बाट उठाकर इस पलड़े में तो कभी उस पलड़े में। तो मैं तो कहती हूँ कि अब जो भी कोई हुकूमत ले, वो फुल हम्म। हुकूमत लेनी चाहिए, लेकिन ये भी आप लिख लीजिएगा कि आइंदा किसी भी पार्टी को यही हालात रहे और मुदाखलतें जारी रही, जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया, फिर उसके बाद अदलिया ने जो काम किया, उससे पहले एक पार्टी का निशान, ये वो इधर उधर। तो आप देखें, 2/3 मेजोरिटी किसी को मिले और कोई एक्सेप्ट भी करे, हम्म। वरना तो ऐसे ही घप्पा घुटाला टाइप की हुकूमत बनती रहेगी। और फिर यही होगा कि इख्तिताम में, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम्म। बिलावल वजीर आजम साहब होते तो ये होता। तो हम्म। उन्होंने बोला कि मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो ये होता। तो फिर यही होता। तो आप मुझे बताएं, फिर इसमें हम कीड़े मकोड़े 25 करोड़ का क्या कसूर, जब लड़ाई झगड़े वहां पर हो ही नहीं हो रहे, कोई मुल्क को सही सिमत में ले जाना ही नहीं चाह रहा। हम्म। 76 सालों से नाजुक मोड़ से हम गुजरे जा रहे हैं, आईनी हाथों से भी निपट रहे हैं, मगर खत्म नहीं हो रहा कुछ भी। हम्म। एक से आप रोज टीवी ऑन करें या सोशल मीडिया, कोई ना कोई मसला आपके सामने होता है। हम्म। अभी आप देख, एक दुख की बात थी एचईसन वाला मामला कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया। यानी कि जो एक हमारी इल्मी दर्सगाह, जो जाते जाते फिरंगियों का तोहफा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छे हम्म। तरीके से चला नाम था, अब वो भी पता नहीं किन लोगों के हाथ में चली गई। और मैं यहाँ पर एक मजम्मत करना चाहूंगी कि जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मतलब उनको एक अगर ओहदे पे बिठा ही दिया गया था, तो फिर इंसान वैसा एक्ट करता है जो उन्होंने
केपी में और डोर का बहाना करके और ये बातें की, तो देखें इससे ना तासुब फैलता है। आप किसी कौम का नाम नहीं आपको लेना चाहिए कि ये पठान ये करते हैं या वो करते हैं, तो तासुब फैलता है इससे। तो क्या आप अपने ही मुल्क में वीजा लेकर जाया करेंगे क्या कि हमने पंजाब जाना है या वो? लेकिन इसमें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दुआ करें सिंध ना जाग जाए। कराची को तो मिनी पंजाब कहा जाता है। फिर जब ऐसी बात आई तो फिर मेरे ख्याल में बाकी सूबों में जगह भी नहीं होगी अपने लोगों को बिठाने के लिए, यहाँ सिंध में जितने लोग हैं। तो अगर इतने मनसब पे बिठाई गई हैं तो उनको बयानात भी वैसे देने चाहिए, किसी की दिलादारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो जजेस के मशकूक खतूत का मामला है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा खुल के कहा है कि इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होनी चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर सियासत होने का मार्जिन मौजूद है, आपको नजर आता है? देखिए माफ कर दीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब जो बात कहते हैं, मतलब ज़ाहिर है अब उनकी मुलाजमत है, क्या कह सकते हैं। अब वज़ीर आज़म नहीं है आपको वो कि मुद्दतों से तुम कर रहे हो नौकरी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो मुझे तो उनकी किसी बात पे यकीन नहीं है। और बाकी हमारे यहाँ तो हर चीज पे सियासत होती है। कोई मर जाए उसके ऊपर सियासत, कोई जख्मी हो जाए उसके ऊपर सियासत, कोई कुछ भी हो जाए सियासत, कोई किसी ने कोई बयान दे दिया उसके ऊपर सियासत। तो यहाँ पर तो इन्होंने अपने वो जय्यद सहाफी और मूरख, आप मुअर्रख कहती होंगी, मेरा दिल नहीं करता मुअर्रख कहने को, तो वो मूरख, तो वो बस ऐसी जब बातें जब करते हैं और उसके बाद इसको भी कंट्रोवर्शियल बना लेंगे तो क्या वो होगा। यहाँ पर वही बात है ना कि हर मसले को, तो यही बात है, दुनिया में अपना मजाक ही हम लोग उड़वा रहे हैं। क्या वो जजेस के खतूत हो कि यहाँ पर लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? जो जजेस अपने लिए इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। और इन जजेस के जो धमकी आमेज खत हैं, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा के नाम खत लिखा है और जो उस खत के मंदरजात हैं, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? बस कासिद सही थे, मैंने कहा कासिद सही थे। अच्छा। बस अब क्या मैं इन खतों का जिक्र करूं कि इन खतों के ऊपर तारीख में बड़ा वो होता था। जिस कबूतर के जरिए खत भिजवाया है वो कबूतर क्या कहता है, वो कहते हैं ना कि मैं शेर पूछी कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। लेकिन अब कबूतर की जगह पोस्टमैन इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं, अब देखेंगे खतों किताबत का सिलसिला, कोई सामने सब कुछ आके आवाम को बता दिया जाए, हमें भी बता दिया जाए। समझ तो आ रही है कि 139 नंबर कैसे आया, और उसके बाद भी हमने कुछ यहाँ पर वो सारी कार्रवाई वगैरह अदालती कार्रवाई देखी है। अब वो कहते हैं खुदा के वास्ते अब इस मुल्क के साथ मजाक बंद कर देना चाहिए और ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए। देखिए अब कोई जैसे भी कहे, अगर कोई इसको अब ये अपनी तरफ से खुद ही बयान दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के इसको कोई सियासी ड्रामा ना हो, ये ना हो। भाई सियासी ड्रामा क्यों ना हो? 44 साल पुराने केस का आपने फैसला किया कि वो भुट्टो, जुल्फकार भुट्टो शहीद का जो कत्ल था वो एक अदालती कत्ल था जी। फिर उसके क्या हमारा यही काम रह गया कि 20 साल बाद फिर हम बाकी केसेस को देखें कि ये गलत था या वो गलत था? बिल्कुल सही। लेकिन अब देखना ये है कि तहकीकात होती है तो आखिर वजह क्या सामने आती है कि धमकी आमेज खत कौन भेज रहा है, कौन सी ऐसी खवातीन हैं जो मुख्तलिफ नामों के साथ इन खतूत का सिलसिला भेजने पे जारी रखी हुई है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा आपका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। कल होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।